कहानी की शुरुआत में हमें ब्रॉडी टॉरेंस नाम के पायलट को दिखाया जाता है जो सिंगापुर एयरपोर्ट से अपनी फ्लाइट को टेक ऑफ कराने वाला था। इस समय वह अपनी बेटी डैनियला से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। उसकी बेटी डैनियला उससे काफी ज्यादा नाराज थी क्योंकि काम के चलते वह अपनी बेटी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता था। लेकिन ब्रॉडी अपनी बेटी को यकीन दिलाता है कि अमेरिका पहुंचने के बाद वह अपनी बेटी से जरूर मिलेगा और उसके साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगा। अब ब्रॉडी अपने फ्लाइट के केबिन में पहुंच जाता है जहां पर वह अपने को पायलट सैमुअल डेल से मिलता है। डेल एक न्यू पायलट है और वह फर्स्ट टाइम इस रूट पर फ्लाइट को उड़ाने वाला था, इसलिए वह काफी ज्यादा नर्वस होता है। अब ये दोनों फ्लाइट को उड़ाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर वेदर डिपार्टमेंट का हेड आता है। वह ब्रॉडी को बताता है कि आज मौसम काफी ज्यादा खराब रहने वाला है, खासकर साउथ चीन सी के आसपास, इसलिए वह ब्रॉडी को फ्लाइट को बहुत सावधानी से उड़ाने की सलाह देता है। लेकिन ब्रॉडी उससे कहता है कि हमें मौसम खराब होने के चलते अपने रूट को बदल देना चाहिए। पर वेदर डिपार्टमेंट का हेड उसे कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि रास्ता बदलने से फ्लाइट में बहुत ज्यादा ईंधन लगेगा और आज हमारी फ्लाइट में पैसेंजर भी बहुत कम है, इसलिए हमें कम से कम खर्चे में फ्लाइट को अमेरिका तक पहुंचाना है जिससे कंपनी का ज्यादा फायदा हो सके। हालांकि ब्रॉडी इस बात के लिए एग्री नहीं करता है, लेकिन मजबूरी में उसे अपने ऊपर के ऑफिसर की बात माननी पड़ती है। अब तभी एक फ्लाइट अटेंडेंट ब्रॉडी को बाहर चलने के लिए कहती है। ब्रॉडी बाहर जाकर देखता है, तब एक पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि उसे अपने साथ लुइस गैस्पर नाम के एक बहुत खतरनाक अपराधी को अमेरिका ले जाना होगा क्योंकि उसके ऊपर मर्डर के संगीन चार्जेस लगे हैं और अमेरिका पहुंचकर उसे हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाएगा। ऑफिसर उससे कहता है कि इस अपराधी लुइस गैस्पर को सबसे पीछे वाली सीट दी जाए ताकि फ्लाइट के आम पैसेंजर को कोई भी परेशानी ना हो। अब उसकी बात मानकर ब्रॉडी उसे फ्लाइट में सबसे पीछे वाली सीट दे देता है और अपने सभी क्रू मेंबर्स को समझाता है कि कोई भी उस अपराधी के पास न जाए। अब फ्लाइट को टेक ऑफ करने की तैयारी पूरी हो चुकी थी और कुछ देर के बाद फ्लाइट सिंगापुर एयरपोर्ट से आसमान में टेक ऑफ हो जाती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था और सभी पैसेंजर बहुत खुश होते हैं। केबिन के अंदर को पायलट डेल अपनी फैमिली फोटो दिखाकर ब्रॉडी को अपनी फैमिली के बारे में बताने लगता है। ब्रॉडी भी डेल को अपनी बेटी की फोटो दिखाकर उससे कहता है कि मेरी एक बेटी है जो अमेरिका में रहती है, लेकिन काम के चलते मैं अपनी बेटी से ज्यादा मिल नहीं पाता हूँ, जिससे वह मुझसे काफी नाराज रहती है। लेकिन मैंने वादा किया है कि आज अमेरिका पहुंचकर मैं सबसे पहले अपनी बेटी से ही मिलूंगा। डेल उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी बेटी और वाइफ दोनों अमेरिका में ही रहती हैं? लेकिन ब्रॉडी उसको दुख के साथ बताता है कि मेरी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है, वह मुझे छोड़कर काफी समय पहले जा चुकी है। मेरी बस अब एक ही बेटी है, लेकिन काम के चलते मैं उसे भी टाइम नहीं दे पाता हूँ। शायद मैं एक अच्छा पिता नहीं हूँ। ब्रॉडी ये बात बोलकर काफी इमोशनल हो जाता है। फ्लाइट काफी ऊंचाई पर थी और सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे विमान आगे बढ़ता है मौसम बिगड़ने लगता है। ब्रॉडी ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वह जानता है कि फ्लाइट जितना आगे जाएगी मौसम और भी ज्यादा खराब होता जाएगा। इसीलिए वह एटीसी टावर से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता है। अब फ्लाइट में टर्बुलेंस आने लगते हैं और ये टर्बुलेंस बहुत ज्यादा तेज और डरावने होते हैं। ब्रॉडी जल्द ही अनाउंसमेंट करता है और सभी पैसेंजर से अपनी अपनी सीट बेल्ट कसकर बांधने के लिए कहता है, लेकिन धीरे धीरे टर्बुलेंस बहुत बढ़ने लगते हैं। इसलिए ब्रॉडी अपने पैसेंजर का हाल जानने के लिए केबिन से अंदर आता है। वह देखता है कि सभी पैसेंजर आराम से बैठे हुए हैं, जिससे ब्रॉडी को काफी सुकून मिलता है। लेकिन तभी फ्लाइट की पावर सप्लाई पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है और फ्लाइट को एक बहुत जोरदार झटका लगता है, जिससे ब्रॉडी का सर जोर से दीवार से टकरा जाता है और उसे गहरी चोट लग जाती है। अब ब्रॉडी किसी तरह से लंगड़ाते हुए अपने केबिन तक पहुंचता है और डेल की मदद से फ्लाइट को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। ब्रॉडी फैसला लेता है कि उन्हें फ्लाइट को नीचे ले जाना होगा क्योंकि अगर फ्लाइट में इसी तरह से टर्बुलेंस आते रहे तो फ्लाइट में कोई बहुत बड़ी खराबी आ सकती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अपराधी लुइस गैस्पर के साथ जो पुलिस ऑफिसर था वह अपना फोन यूज कर रहा था, लेकिन तभी झटके के कारण उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है। वह अपने फोन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फोन तक उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था, इसीलिए वह अपनी सुरक्षा सीट बेल्ट खोलकर फोन को उठाने के लिए झुक जाता है। एक एयर होस्टेस भी उसकी मदद के लिए आगे आती है, लेकिन तभी एक और जोरदार झटका लगता है जिससे वो दोनों उछलकर फ्लाइट की छत से जाकर टकराते हैं और उन दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब फ्लाइट काफी नीचे आ चुकी थी और ब्रॉडी अपने को पायलट डेल को बताता है कि वह अब इस फ्लाइट को किसी भी एयरपोर्ट तक नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि बिजली गिरने की वजह से फ्लाइट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरी तरह खराब हो चुका है, इसलिए उन्हें फ्लाइट को मजबूरी में समुद्र में ही लैंड करना पड़ेगा।
लेकिन ब्रॉडी को यह भी डर था कि अगर फ्लाइट को समुद्र में लैंड कराया जाता है तो लहरों की वजह से सारे पैसेंजर मारे जाएंगे। लेकिन तभी अचानक उसे एक छोटा सा आइलैंड दिखाई देता है, इसलिए वह तुरंत फ्लाइट को उस आइलैंड पर लैंड करने का फैसला करता है। अब किसी तरह से वे दोनों अपनी फ्लाइट को उस आइलैंड की तरफ मोड़ देते हैं। ब्रॉडी अपने सालों के एक्सपीरियंस की वजह से उस क्षतिग्रस्त फ्लाइट को उस सुनसान आइलैंड पर सुरक्षित लैंड करा देता है। लेकिन लैंडिंग के बाद फ्लाइट का इंजन इतना ज्यादा गर्म हो चुका था कि वह कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए ब्रॉडी जल्द ही सभी यात्रियों को फ्लाइट से नीचे उतरने के लिए कहता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एयरलाइंस कंपनी के मालिक टेरी को जब इस क्रैश की बात का पता चलता है तब वह एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। वह यह तो जानते थे कि फ्लाइट सिंगापुर से टेक ऑन ऑफ करके फिलीपींस के किसी समुद्री इलाके में क्रैश हुई है, पर उन्हें उनकी बिल्कुल सही लोकेशन के बारे में कुछ पता नहीं होता है। इसलिए टेरी एक स्कार्सडेल नाम के स्पेशल रेस्क्यू ऑफिसर को हायर करता है ताकि प्लेन को ढूंढकर सभी यात्रियों को जिंदा वापस लाया जा सके। लेकिन स्कार्सडेल इस बात से काफी हैरान था कि आखिर इतने खराब मौसम में प्लेन को उस खतरनाक रूट से जाने की परमिशन क्यों दी गई। तब स्कार्सडेल को बताया जाता है कि कंपनी के प्रोटोकॉल के चलते फ्लाइट को कम से कम खर्च में अमेरिका तक पहुंचाना था। यह सुनकर स्कार्सडेल उस ऑफिसर के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारे इस छोटे से लालच के चलते आज इतने सारे पैसेंजर की जान खतरे में है। अब स्कार्सडेल बिना समय गंवाए अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देता है। वह 4 लोगों की एक बहुत ही स्पेशल मर्सिनरी टीम बनाता है जो इस प्लेन को ढूंढने वाली थी, क्योंकि स्कार्सडेल जानता है कि वह प्लेन फिलीपींस के जिस नॉर्थ एरिया में क्रैश हुआ है वहां पर खतरनाक अलगाववादी आतंकवादियों का इलाका है, और अगर वो लोग यात्रियों को बंदी बना लेते हैं तब उन आतंकवादियों से उन यात्रियों को छुड़ाना नामुमकिन होगा। और इसलिए रेस्क्यू टीम अपने साथ आधुनिक हथियार और बहुत सारा नकद पैसा भी रख लेती है। दूसरी ओर हमें उन यात्रियों को दिखाया जाता है जिनकी जान तो फिलहाल बच चुकी थी, लेकिन अभी भी वह इस बात को सोचकर काफी परेशान थे कि यहाँ से वह कभी जिंदा वापस जा पाएंगे भी या नहीं, क्योंकि रेडियो खराब होने की वजह से वह किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे और उनके मोबाइल फोन में भी कोई नेटवर्क नहीं थे। लेकिन ब्रॉडी उनको यकीन दिलाता है कि प्लेन में अभी भी थोड़ी बहुत पावर सप्लाई बाकी है, इसलिए वह प्लेन के रेडियो को ठीक करके एटीसी टावर से किसी तरह से संपर्क जरूर कर लेंगे और रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने के लिए आ जाएगी। अब ब्रॉडी अपने साथी डेल के साथ प्लेन के रेडियो को ठीक करने की जी जान से कोशिश करता है। काफी कोशिश करने के बाद भी रेडियो ठीक नहीं हो पाता है, इसलिए डेल इस इलाके के मैप को चेक करने लगता है। मैप को देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनका प्लेन फिलीपींस के खतरनाक नॉर्थ एरिया में क्रैश हुआ है और यह इलाका खूंखार आतंकवादियों का है। अगर वह लोग हमें बंदी बना लेते हैं तब हमारा यहाँ से बचकर जाना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले आतंकवादी किसी भी सरकार या पुलिस का कानून नहीं मानते हैं। यह सुनने के बाद ब्रॉडी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और जल्दी से रेडियो को ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी जब रेडियो ठीक नहीं होता तो ब्रॉडी बाहर आकर सभी पैसेंजर से कहता है कि प्लेन पर बिजली गिरने से रेडियो पूरी तरह से जल चुका है। पर वह पैसेंजर को तसल्ली देते हुए कहता है कि जिस समय हम प्लेन को लैंड कर रहे थे मैंने दूर एक गांव देखा था, इसीलिए मैं वहां जाकर किसी से मदद मांगने की कोशिश करता हूं। वह अपने साथ अपराधी लुइस गैस्पर को चलने के लिए कहता है और वह उसकी हथकड़ी भी खोल देता है। यह देखकर सभी पैसेंजर काफी हैरान और डरे हुए होते हैं। अब रास्ते में चलते हुए लुइस गैस्पर ब्रॉडी को थैंक यू बोलता है, क्योंकि ब्रॉडी ने एक अपराधी होने के बावजूद उसके ऊपर भरोसा किया है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उन आतंकवादियों के पास एक आदमी दौड़ते हुए आता है और वो उनके खूंखार लीडर दातू जुनमार को बताता है कि मैंने बीती रात एक बड़े प्लेन को इस आइलैंड पर क्रैश होते हुए देखा है। उस प्लेन के अंदर बहुत सारे विदेशी पैसेंजर होंगे और उनके पास बहुत सारा कीमती माल भी होगा। दूसरी ओर जंगल में लुइस गैस्पर ब्रॉडी से पूछता है कि आखिर तुमने इस खतरनाक काम के लिए मुझे ही क्यों चुना है। ब्रॉडी उससे ईमानदारी से कहता है कि मैं बाकी मासूम यात्रियों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ, क्योंकि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं हो सकता है कि वहाँ हमारी जान को खतरा हो। यहाँ लुइस गैस्पर उसको अपना राज बताता है कि मैं असल में अमेरिकी आर्मी का एक सोल्जर रह चुका हूँ। अब बातें करते हुए अचानक लुइस गैस्पर की आवाज आना बंद हो जाती है। ब्रॉडी जब पीछे मुड़कर देखता है तब गैस्पर वहां से गायब होता है। लेकिन ब्रॉडी यह देखकर ज्यादा हैरान नहीं था, क्योंकि वह जानता है कि इस आइलैंड से अकेले बचकर भागना आसान नहीं है, इसलिए वह गैस्पर को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। वह एक जगह पर पहुंचता है जहां उसे एक पुराना घर दिखाई देता है। उस घर के आसपास बहुत सारी गोलियों के खोखे बिखरे हुए थे। ब्रॉडी हिम्मत करके घर के अंदर चला जाता है जहां पर उसे एक पुराना टेलीफोन दिखाई देता है, लेकिन टेलीफोन की वायर टूटी हुई थी। ब्रॉडी उस टेलीफोन की वायर को ठीक करता है और सबसे पहले अपनी एयरलाइंस कंपनी में कॉल करता है। वह अपनी लोकेशन के बारे में बताता है, लेकिन दूसरी ओर से जो आदमी उससे बात कर रहा था वह उसकी बात को मजाक समझता है और कॉल कट कर देता है। इसीलिए ब्रॉडी तुरंत अपनी बेटी को कॉल करता है और उसे सारी सिचुएशन के बारे में विस्तार से बताता है। वह अपनी बेटी से कहता है कि वह जल्द ही उसकी एयरलाइंस कंपनी के मुख्यालय में कॉल करके उनकी लोकेशन के बारे में उनको जानकारी दे। ब्रॉडी जब अपनी बेटी से बात कर रहा था तब एक आतंकवादी पीछे से आकर उसके ऊपर अचानक हमला
कर देता है। हालांकि ब्रॉडी किसी तरह से उस आदमी को अपने काबू में करता है और हाथापाई में उसको मार देता है, लेकिन तभी उसे बाहर से 2 गोलियों की आवाज आती है और वह देखता है कि उसकी तरफ एक आदमी आ रहा है और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि लुइस गैस्पर है। दरअसल लुइस गैस्पर ने बाहर उन 2 आतंकवादियों को मार गिराया है जो ब्रॉडी की तरफ आ रहे थे और अब वह ब्रॉडी की जान बचाने के लिए यहाँ वापस आया है। वह ब्रॉडी को उसकी सुरक्षा के लिए एक बंदूक देता है और ब्रॉडी को शांत करने के लिए उसे पानी देता है। अब ये दोनों जब इस घर के दूसरे हिस्से में जाते हैं तब उन्हें वहाँ एक खौफनाक कमरा मिलता है जिसमें कैमरा लगा हुआ था और दीवारों पर बहुत सारा खून भी लगा था। यहाँ पर बहुत से बेकसूर लोगों के पासपोर्ट बिखरे हुए थे जिन्हें ब्रॉडी चेक करने लगता है। ये देखकर ब्रॉडी काफी हैरान और दुखी होता है, लेकिन कमरे की रिकॉर्डिंग को चेक करने पर सारी तस्वीर साफ हो जाती है। ये आतंकवादी अलग अलग देशों के अमीर लोगों को यहाँ पर किडनैप करके लाते हैं और उन्हें छोड़ने के बदले में उनके परिवार से पैसे मांगते हैं और अगर जब पैसा नहीं मिलता है तब वह उन्हें इसी कमरे में बेरहमी से मार देते हैं। ये सब देखकर लुइस गैस्पर और ब्रॉडी जल्द ही उनकी एक पुरानी कार लेकर यात्रियों की तरफ निकलते हैं। दूसरी ओर हमें उन यात्रियों को दिखाया जाता है जो बेसब्री से ब्रॉडी और लुइस गैस्पर का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वे दोनों मदद लेकर यहाँ पर जरूर आएंगे और तभी उन्हें अपनी तरफ कुछ गाड़ियां और एक बस आती हुई दिखाई देती है। सभी यात्री खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद मदद आ चुकी है, लेकिन यह ब्रॉडी और लुइस गैस्पर नहीं बल्कि वो खूंखार आतंकवादी थे जो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और सभी को एक लाइन में खड़े होने के लिए कहते हैं। कुछ देर के बाद लुइस गैस्पर और ब्रॉडी भी वहाँ गुप्त रूप से पहुंच जाते हैं, पर वह दूर झाड़ियों में छुपकर यह सब देख रहे थे। एक लड़की वहाँ से डरकर भागने की कोशिश करती है, पर आतंकवादी क्रूरता से उसे मार देते हैं। ब्रॉडी जज्बाती होकर वहाँ जाना चाहता है, पर लुइस गैस्पर उसे मजबूती से रोक लेता है। वह उससे कहता है कि अभी वहाँ जाना सुसाइड करने जैसा है, अभी सही टाइम नहीं है। अगर तुम वहाँ जाते हो तब तुम भी मारे जाओगे और बाकी यात्री भी। अब आतंकवादी सभी पैसेंजर को डराकर बस में बैठाने लगते हैं और उनका लीडर जिसका नाम दातू झुनमार है वह अपने 2 साथियों को यहीं प्लेन के पास रुकने के लिए कहता है ताकि वह प्लेन की अच्छे से तलाशी ले सकें और उसके अंदर जो भी कीमती सामान या पैसा है वह उसे लेकर उनके अड्डे पर पहुंचे। आतंकवादी जब बस में पैसेंजर को अपने साथ ले जाते हैं तब ब्रॉडी लुइस गैस्पर के ऊपर गुस्सा करने लगता है। वह कहता है कि आखिर तुमने मुझे वहां उन मासूमों को बचाने के लिए जाने क्यों नहीं दिया। तब लुइस गैस्पर उससे शांति से कहता है कि अगर तुम वहां चले भी जाते तब कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो लोग संख्या में बहुत ज्यादा थे और उनके पास भारी हथियार थे। तुम उनका अकेले मुकाबला कभी नहीं कर पाते। ब्रॉडी और लुइस गैस्पर अब धीरे से प्लेन के पास आते हैं और उन 2 बचे हुए आतंकवादियों में से एक को मार देते हैं और दूसरे को बंदी बनाकर उससे उस ठिकाने का पता पूछने लगते हैं जहां पर बाकी आतंकवादी यात्रियों को लेकर गए हैं। पता मिलने के बाद ब्रॉडी उस एड्रेस को अपनी जैकेट के ऊपर लिख लेता है ताकि रेस्क्यू टीम जब उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आए तब उसे पता चल सके कि आखिर वे सब अब कहाँ पर हैं। इसके बाद वह लुइस गैस्पर के साथ यात्रियों को बचाने के मिशन पर निकल जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एयरलाइंस कंपनी को आखिरकार प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है, इसलिए स्कार्सडेल उस लोकेशन को अपनी 4 लोगों की स्पेशल मर्सनरी टीम को तुरंत भेज देता है। इधर हम उन आतंकवादियों को देखते हैं जो कि सभी यात्रियों को एक लाइन में खड़ा करके उनके वीडियो को रिकॉर्ड करने लगते हैं ताकि वह उनके देश की गवर्नमेंट को वह वीडियो भेजकर उनसे करोड़ों की मोटी रकम वसूल सके। रेस्क्यू टीम जब लोकेशन पर यानी क्रैश साइट पर पहुंचती है तब उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता है, बस उन्हें वहां ब्रॉडी की जैकेट पर लिखा हुआ वो एड्रेस मिलता है जो उसने संकेत के लिए छोड़ा था। दूसरी ओर ब्रॉडी और लुइस गैस्पर चुपके से आतंकवादियों की बस्ती में पहुंच जाते हैं और किसी तरह से वह 2 पहरेदार आतंकवादियों को पकड़कर मार देते हैं। अब वह दोनों किसी तरह से बचते बचाते उस जगह के करीब पहुंच जाते हैं जहां पर यात्रियों को कैद करके रखा गया था। ब्रॉडी सभी यात्रियों से कहता है कि चुपचाप जल्द से जल्द बस में बैठकर यहाँ से निकलने के लिए तैयार रहे, पर लुइस गैस्पर उसको बताता है कि हम यहाँ से इतनी आसानी से नहीं निकल सकते हैं क्योंकि बाहर के रास्ते पर बहुत सारे हथियारबंद लोग तैनात हैं। ब्रॉडी एक बहुत ही बहादुर फैसला लेता है। वह कहता है कि मैं उनके पास जाकर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगा और तुम लोग मौका मिलते ही यहाँ से बस लेकर निकल जाना। पर लुइस गैस्पर उससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि इससे तुम्हारी जान को 100% खतरा है। ब्रॉडी उससे कहता है कि हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। ब्रॉडी अब खुद को उन आतंकवादियों के सामने ला देता है और उनसे कहता है कि रेस्क्यू टीम बहुत जल्दी यहाँ पर पहुंचने वाली, बेहतर यही होगा कि तुम लोग हमें यहाँ से सही सलामत जाने दो। ब्रॉडी की हिम्मत देखकर आतंकवादी उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक स्कार्सडेल की भेजी हुई रेस्क्यू टीम वहां पहुंचकर उन आतंकवादियों के ऊपर अंधाधुंध हमला कर देती है जिससे बहुत सारे आतंकवादी तुरंत मारे जाते हैं। ब्रॉडी और लुइस गैस्पर की मदद से सभी यात्रियों को वहां से बचाकर बस में बैठा लिया जाता है। रास्ते में रेस्क्यू टीम का हेड उन्हें बताता है कि हम असली सरकारी रेस्क्यू टीम नहीं है बल्कि एक प्राइवेट टीम है और सरकारी रेस्क्यू टीम को यहाँ पर आने में अभी कितना समय लगने वाला है ये हम भी नहीं जानते। दूसरी ओर जब लीडर दातू जुनमार
झुनमार अपने साथियों और अपने भाई को मरा हुआ देखता है तब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह गुस्से में पागल हो जाता है और कसम खाता है कि वह अब एक भी यात्री को इस द्वीप से जिंदा बाहर नहीं जाने देगा। इधर ब्रॉडी इस खतरनाक जगह पर ज्यादा देर रुकने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। वह यात्रियों से कहता है कि प्लेन में अभी कुछ घंटे का फ्यूल और बैटरी पावर बाकी है, इसलिए हमें इसी प्लेन को उड़ाकर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। वह जल्दी से सभी यात्रियों को फिर से प्लेन के अंदर बैठने के लिए कहता है। अब सभी यात्री अपनी जान बचाने के लिए प्लेन के अंदर बैठने लगते हैं। ब्रॉडी प्लेन की टेक्निकल चेकिंग करता है और वह चारों लोगों की प्राइवेट टीम उन आतंकवादियों को रोकने के लिए रनवे के आसपास अपनी पोजीशन ले लेती है। कुछ ही देर के बाद दातू झुनमार अपने सैकड़ों आतंकवादियों के साथ वहां आ जाता है और दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी शुरू हो जाती है। लेकिन प्राइवेट टीम के पास काफी एडवांस हथियार जैसे 50 कैलिबर स्नाइपर होते हैं, जिससे वह उन आतंकवादियों का काफी अच्छे से मुकाबला करते हैं। ब्रॉडी अब लुइस गैस्पर के पास आकर उसका दिल से शुक्रिया करता है कि इस बुरे वक्त में तुमने एक अपराधी होते हुए भी मेरा और इन यात्रियों का साथ दिया। वह लुइस गैस्पर से कहता है कि बस 5 मिनट के अंदर मैं प्लेन को स्टार्ट कर लूंगा, इसलिए तुम जल्द ही प्लेन के अंदर आकर सुरक्षित बैठ जाना। अब ब्रॉडी प्लेन के कॉकपिट में जाकर बैठ जाता है और को पायलट डेल की मदद से प्लेन के इंजनों को स्टार्ट करने की अंतिम कोशिश करता है। नीचे लुइस गैस्पर अभी भी उन आतंकवादियों का डटकर मुकाबला कर रहा था, लेकिन तभी उसकी गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए वह पास पड़ी प्राइवेट टीम के बैग से गोलियां निकालने लगता है, पर उसे उस बैग में गोलियों के साथ साथ बहुत सारा नकद पैसा जो रेस्क्यू टीम साथ लाई थी मिलता है। लेकिन इस समय वह उन पैसों को इग्नोर कर देता है और दूसरे बैग से गोलियां निकालकर फिर से उन आतंकवादियों के ऊपर हमला करने लगता है। ब्रॉडी आखिरकार प्लेन के एक इंजन को स्टार्ट करने में कामयाब हो चुका था। प्राइवेट टीम के लोग भी गोलियां चलाते हुए एक एक करके प्लेन के अंदर पीछे से चढ़ने लगते हैं, पर लुइस गैस्पर प्लेन के अंदर नहीं चढ़ता है। वह पैसों से भरा बैग उठा लेता है और जंगल की तरफ भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह प्लेन के अंदर चढ़ गया और किसी दूसरे देश सुरक्षित पहुंच गया तो पुलिस उसे फिर से पकड़कर उम्र कैद के लिए जेल के अंदर डाल देगी और वह अपनी आजादी खोना नहीं चाहता है। तभी दातू झुनमार का एक साथी रॉकेट लॉन्चर आरपीजी की मदद से प्लेन को टेक ऑफ से पहले ही क्रैश करने वाला था कि तभी लुइस गैस्पर उसे देख लेता है और दूर से ही उसे शूट कर देता है। लुइस गैस्पर को ऐसा करते हुए देखकर ब्रॉडी बहुत खुश होता है और उसे सैल्यूट करता है। लेकिन तभी ब्रॉडी देखता है कि खुद लीडर दातू झुनमार एक रॉकेट लॉन्चर लेकर उसके प्लेन के ठीक सामने खड़ा है और उसे उड़ाने वाला है। ब्रॉडी प्लेन की स्पीड बढ़ाता है और दातू झुनमार को प्लेन के पहियों से कुचल देता है और फाइनली उसका प्लेन रनवे से टेक ऑफ हो जाता है। प्लेन के आसमान में टेक ऑफ होने के बाद प्लेन का रेडियो सिस्टम भी चमत्कारिक रूप से काम करने लगता है, जिससे ब्रॉडी का एयरलाइन कंपनी के हेडक्वार्टर से संपर्क हो जाता है। स्कार्सडेल उसे पास के ही एक सुरक्षित आइलैंड के बारे में बताता है जहां पर उसे प्लेन को सुरक्षित लैंड कराना है। लेकिन उस जगह पर पहुंचने से पहले ही डैमेज के कारण प्लेन के एक इंजन में भयंकर आग लग जाती है, पर ब्रॉडी हार नहीं मानता और अपने बेमिसाल पायलट कौशल से प्लेन को उस सुरक्षित जगह तक ले जाता है और एक और हैरत अंगेज लैंडिंग कर देता है। कुछ ही देर के बाद वहां असली सरकारी रेस्क्यू टीम और एम्बुलेंस पहुंच जाती है और सभी यात्रियों को सुरक्षित इस संकट से बाहर निकाला जाता है। यहाँ पर ब्रॉडी राहत की सांस लेता है और एक जगह पर अकेले बैठकर अपनी बेटी डैनियला को कॉल करता है और कहता है कि वह घर आ रहा है। इसी भावुक सीन को दिखाते हुए इस शानदार मूवी का एंड हो जाता है।